और मैं इस अवसर पर हम सब का जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिस बात का कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का हमें आशीर्वचन, मार्गदर्शन और हम सब का मार्ग प्रशस्त करने हेतु मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्री और हम सब के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें। इस पर्वतीय परिषद के अध्यक्ष श्रीमान गणेश चंद जी जोशी, मुख्य संयोजक श्री टी.एस. मनराल जी, संयोजक श्री के.एन. चंदोला जी और महासचिव और इस मंच के बहुत ही कुशल संचालक श्री महेंद्र सिंह जी रावत और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश जी शर्मा, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी महानगर श्री त्रिलोक सिंह अधिकारी, श्री प्रमोद सिंह राजन जी, श्री नरेंद्र सिंह जी देवड़ी, कहाँ है नरेंद्र सिंह देवड़ी? दिखाई नहीं दे रहे, वहां बैठे हैं, श्री मोहन सिंह जी मोना, श्री युवराज परिहार, श्री महेंद्र जी पंत, श्री राजन जी रावत, श्री हरीश जी कांडपाल, शशि जोशी जी, श्री प्रिया कांडपाल जी, सुमन रावत और महेंद्र पंत जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पर्वतीय क्षेत्र के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। वैसे इस कार्यक्रम में भाग लेना मेरा पूर्व निर्धारित नहीं था, लेकिन आज कैंटोनमेंट में 900 बेड के एक सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के लिए लखनऊ में आया हुआ था। यह 900 बेड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है और विशेष रूप से यह सेना के जवानों के लिए और जो हमारे भूतपूर्व सेना के यानी एक्स सर्विसमैन हैं, हमारे वेटरन्स हैं, उनके लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए यह अस्पताल बनाया जा रहा है। विशेष परिस्थितियों में आम लोगों का भी इलाज इसमें हो सकता है। आज उसी के शिलान्यास के अवसर पर मैं यहां आया। मैंने जोशी जी को कहा समय तो हमारे पास बहुत ही कम है और एकाएक मैं आ गया हूं, तो इन सब सारे लोगों ने मिलकर यह कहा कि नहीं, आपको आना है। तो बहने भाइयों, मैं सच बतलाऊं, बहुतों के आदेश को तो मैं टाल सकता हूं, लेकिन अपने पर्वतीय परिषद के बहनों भाइयों के आदेश को मैं नहीं टाल सकता। मैंने तय किया कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा। इन लोगों ने कहा कि ज्यादा समय के लिए नहीं आना है, आपको केवल 5 मिनट के लिए आना है। लेकिन आप लोगों के बीच आने पर स्वाभाविक रूप से मेरा भी मन लगा। और वैसे कोरोना के संकट से भारत ही नहीं, सारा विश्व प्रभावित है। शायद ही कभी हम लोगों ने कल्पना की होगी कि ऐसी भी महामारी इस देश में और विश्व में आएगी कि हम अपने होली, दीपावली जैसे महान पर्वों को भी उत्साहपूर्वक मना नहीं पाएंगे। और एकाएक इस महामारी के कारण रेलों का चलना बंद हो जाएगा, हवाई जहाजों का चलना बंद हो जाएगा, बसेस का चलना बंद हो जाएगा, बाजारें बंद हो जाएंगी। इसकी कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की। लेकिन मैं सचमुच बधाई देना चाहता हूं कि इस महामारी की चुनौती को जिस हिम्मत और जिस साहस के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वीकार किया, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है। अमेरिका में कई लाख लोगों की मृत्यु हो गई। सर्वाधिक प्रभावित देश यदि अमेरिका है, जिसकी पॉपुलेशन 25-30 करोड़ की है, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना महामारी से प्रभावित हुए और लोगों की जानें गई।
उस मुकाबले भारत को यदि देखा जाए, बहुत ही कुछ लाख ऐसे लोग थे जिनकी कोरोना महामारी के कारण जान गई। जिस समय महामारी प्रारंभ हुई थी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सारे देश में केवल 2 टेस्टिंग लैब्स थी, केवल 2 थी। लेकिन इसी महामारी के काल में कुछ ही महीनों के अंदर हमारी सरकार ने 1000 से अधिक जो है टेस्टिंग लैब बनवाने में कामयाबी हासिल की। हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी हो गई थी कि हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स लोगों के लिए उपस्थित नहीं थे, क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई थी। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसने आकर आश्वस्त किया प्रधानमंत्री जी को और मुझे आकर आश्वस्त किया कि इस हिंदुस्तान के लिए जितने भी वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी, सारे वेंटिलेटर्स हम कुछ महीनों के अंदर बना कर देंगे और भरपूर जितना भी मैक्सिमम दिया जा सकता है सब सारा वेंटिलेटर BEL ने प्रोवाइड किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे डॉक्टर्स अथवा मेडिकल समुदाय, जिसे मेडिकल फ्रेटर्निटी कहते हैं, उनके पास कोरोना के रोगियों के पास जाने के लिए जो PPE किट्स होने चाहिए, वो PPE किट्स यहां पर उपस्थित नहीं थे। लेकिन हमारे देश ने स्वदेशी PPE किट्स तैयार किए, स्वदेशी वेंटिलेटर्स तैयार किए, मास्क तैयार किए और केवल देश की आवश्यकताओं को ही नहीं पूरा किया है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमने इन्हीं 4-6 महीनों के अंदर एक्सपोर्ट करने में भी कामयाबी हासिल की है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और आज जब यहां पर कार्यक्रम हो रहा था तो मैंने पूछा जोशी जी से, मनराज जी से, सभी लोगों से, चंदोला जी से कि आप लोग कैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने कहा कोरोना का संकट है। कहें साहब बहुत कम लोग हैं, बहुत दूर दराज बैठे हो। अब मैं आकर जो दृश्य देख रहा हूं, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मास्क जरूर लगाए रखिए, मास्क जरूर लगाकर रखिए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन तो तैयार कर ली है और वैक्सीनेशन का सिलसिला भी आज से ही यह सारे देश भर में प्रारंभ हुआ है और जल्दी ही 4 वैक्सीन और आने वाली है। और इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि साहब वैक्सीन लगाएंगे तो इसके साइड इफेक्ट होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट होंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अपने वैज्ञानिकों की तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इसका न तो कोई साइड इफेक्ट है, न तो इसका कोई आफ्टर इफेक्ट है। बेधड़क होकर सभी को यह वैक्सीन लगवानी चाहिए। लेकिन जानबूझकर कुछ लोगों के द्वारा यह गलतफहमी पैदा की जा रही है। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है। भारत को लेकर लोगों का भरोसा और विश्वास इस हद तक बढ़ा है कि लोग यह कह रहे हैं कि भारत के लोगों ने जो स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है उसे हम अपने देश में भी लोगों को लगाना चाहते हैं। और आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि कुछ ही समय के बाद दुनिया के दूसरे देशों को भी हम वैक्सीन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ऐसे हालात इस हिंदुस्तान में पैदा हुए। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करूंगा, वैक्सीन लग जाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती कि यह कोरोना किसी को नहीं होगा। लेकिन यह सच है कि वैक्सीन लग गई तो जिंदा रहने की पक्की गारंटी है। जितना प्रभाव, जितना दुष्प्रभाव उसका इस समय होता है, उतना दुष्प्रभाव नहीं होने पाएगा। इसलिए इसको लेकर जो गलतफहमी पैदा की जा रही है, मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना यह आप सबकी भी यह जिम्मेदारी बनती है। भारत का जहां तक प्रश्न है, मैं सेंट्रल जो
कमांड हॉस्पिटल का शिलान्यास कर रहा था, उस समय भी मैंने कहा था कि भारत ने तो सदैव से यही संदेश सारे विश्व को दिया है, सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। यही सारे विश्व को हमने संदेश दिया है। इसलिए हम वैक्सीन तैयार कर रहे हैं अथवा कोरोना से बचने के लिए जो भी अपरेटस अथवा इंस्ट्रूमेंट्स अथवा कोई भी आइटम तैयार कर रहे हैं, तो केवल भारतवासियों के जीवन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व में रहने वाले लोगों की जीवन रक्षा के लिए हम तैयार कर रहे हैं। बहनों भाइयों, भारत इकलौता देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की धरती पर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश इस भारत की धरती से गया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, सारा विश्व ही एक परिवार है। यह अवधारणा कि दुनिया के किसी दूसरे देश की नहीं है, यह अवधारणा है तो यह भारत की अवधारणा है। महात्मा गांधी जी ने भी स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष आग्रह किया था। और हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने तो यह कहा था कि मनुष्य को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तन भी स्वस्थ हो, यानी शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, बुद्धि भी स्वस्थ हो और आत्मा भी स्वस्थ हो। क्योंकि मनुष्य 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है, तन मन बुद्धि आत्मा। तन की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें इंद्रियां भी शामिल हैं। शरीर का सुख प्राप्त होता है तो धन से प्राप्त होता है। उसके लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं शरीर की, जिसे पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, खाने के, पीने की, पहनने की, इलाज कराने की, उसके लिए आवश्यकता होती है। तो तन के सुख के लिए तो धन धान चाहिए, लेकिन मन का सुख व्यक्ति को कैसे मिलता है? केवल आपको धन दौलत दे दिया जाए और कहा जाए कि हम आप गाली देंगे, अब शब्दों का प्रयोग करेंगे, और आपको कोई गाली दे दे, अब शब्दों का प्रयोग कर दे, आपके साथ दुर्व्यवहार कर दे, तो आपको मन का सुख नहीं मिलेगा, भले ही आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी धनराशि क्यों न हो। तो तन का सुख तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य के पास धन धान हो, और मन का सुख तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति को मान सम्मान और स्वाभिमान मिले, तभी यह सुख प्राप्त होता है। लेकिन बुद्धि का भी एक सुख होता है। बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान बहुत ही जरूरी है, चीजों की जानकारी, परिस्थितियों की जानकारी, हमें जीवन कैसे जीना है इसके संबंध में जानकारी। तो हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा है कि तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, लेकिन चौथी चीज आत्मा। लोग ये कहते हैं कि साहब आत्मा है कहां? तन की बात तो समझ में आती है, मन की बात तो समझ में आती है, बुद्धि की बात तो समझ में आती है। अब बुद्धि के बारे में प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में, कि आर्किमिडीज जब एक टब में, पानी से भरे हुए टब में बैठा, और जब टब से पानी बाहर निकला तो जिस सिद्धांत की वह तलाश करना चाहता था, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज जिसे कहते हैं, तब उसे लगा कि हम जिस सिद्धांत की तलाश कर रहे थे वो सिद्धांत हमको मिल गया, और तुरंत टब के बाहर निकलकर पागल होकर वह दौड़ने लगा, एकदम बिल्कुल खुशी में दौड़ने लगा, यूरेका 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 कहते हुए, यानी अपनी खुशी का इजहार करते हुए दौड़ने लगा। उस समय उसको शरीर का सुख नहीं मिला था, उस समय उसको मन का सुख नहीं मिला था, उस समय उसे बुद्धि का सुख मिला था, क्योंकि जिस चीज की तलाश कर रहा था उसका ज्ञान उसे प्राप्त हो गया था। लेकिन चौथी चीज जो आत्मा है, बहुत सारे लोग
सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव तथा कथित प्रगतिशील ये कहते हैं कि आत्मा होती क्या है। आत्मा को तो हमने देखा नहीं, तो मैंने कहा मैं बतलाता हूं आत्मा क्या होती है। मान लीजिए हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, इनका कोई छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा, उसको घर में छोड़कर जो घुटनों के बल चलता हो जमीन पर, मां 4 दिन के लिए घर छोड़कर बाहर चली जाती है और 4 दिन के बाद जब वह मां घर वापस लौटती है तो वह छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा घुटनों के बल चलते हुए मां 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 कहकर जब मां की ओर दौड़ता है और जब वह मां उस बच्चे को जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लेती है तो उस समय जो मां को सुख मिलता है वह शरीर का सुख नहीं होता है, वह मन का सुख नहीं होता है, वह बुद्धि का सुख नहीं होता है, वह आत्मिक सुख होता है, आत्मा का सुख होता है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए और साथ ही यह कोशिश करनी चाहिए कि तन, मन, बुद्धि, आत्मा इन चारों के बीच संतुलन भी बना रहे। यह संतुलन भी किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए। यह हमारे यहां कहा गया है और मैं समझता हूं कि हमारे उत्तराखंड के लोग यह देवभूमि है, इन सब सारी चीजों को अच्छी तरह समझते होंगे, लेकिन उत्तराखंड को हमारे जैसा व्यक्ति केवल देवभूमि ही नहीं मानता है बल्कि भारत के शौर्य और पराक्रम की भूमि के रूप में भी उत्तराखंड को देखता है। और भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपको बतलाना चाहता हूं, खुलकर तो नहीं बोल सकता क्योंकि हमारी सीमाएं हैं, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार भारत चीन सीमा पर जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ हुआ है, जो तनाव जो पैदा हुआ है, यह सच है कि हमारे 20 जवानों ने अपनी शहादत दी है। उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं शीश झुकाकर, उनके बलिदान को। लेकिन जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय हमारे सेना के जवानों ने दिया है, बहनों भाइयों, यदि आपको जानकारी उसकी हो जाए तो गौरव के साथ आपका मस्तक ऊंचा हो जाएगा। यह करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों ने किया। यदि यह न किया होता तो इस समय भारत और चाइना के बीच जो बातचीत चल रही है वह बातचीत न चलती। किस बात पर बात होती? हम हाथ जोड़कर कहते कि नहीं नहीं, हमारे ऊपर आक्रमण मत कीजिए, हमारी सीमा में प्रवेश मत करिए। लेकिन आज बातचीत यदि हो रही है तो बराबरी के स्तर पर बातचीत हो रही है। भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है। भारत का इतिहास रहा है कि दुनिया के किसी देश पर की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा नहीं किया है। यह भी भारत का इतिहास रहा। लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, भारत के अंदर आज वह ताकत है कि हमारे सेना के जवान उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। यह कुवत, यह ताकत भारत के अंदर पैदा हुई है। और इसमें हमारे उत्तराखंड का ऐसे बिरले ही कुछ परिवार होंगे जहां के लोग कभी न कभी सेना में न रहे हों अथवा सेना में न हो। ऐसी शौर्य और पराक्रम की धरती है उत्तराखंड। हमारे जैसा व्यक्ति जो भले ही रक्षा मंत्री न रहा हो, लेकिन उत्तराखंड के प्रति मेरे दिल में बेहद सम्मान रहा है। इसीलिए जब इन लोगों ने जिद करके कहा कि नहीं चलना ही है, मैं केवल इसलिए नहीं आ रहा था कहीं भीड़ भाड़ होगी, कहीं कुछ होगा, हमारे जाने के कारण ऐसा न हो कि कहीं कोई कोरोना के कारण बीमार हो जाए, केवल इस संकोच के मारे। और लखनऊ इसीलिए मैं कम आ भी रहा हूं क्योंकि मैं आया हूं जब से यहां बैठे हैं लोग, आप पूछेंगे यहां महामंत्री तीरथ सिंह हैं, मुकेश शर्मा हैं, ब्रजेश जी पाठक हैं, इनसे पूछिए, त्रिलोक सिंह अधिकारी हैं। माने 400, 500, 700 में सवेरे से दोपहर के बाद से ही 1000, 1500, 2000 लोगों से मिल चुका मैं।
और सब लोग एक दूसरे के इतने नजदीक अपना चेहरा खोल खोल दिखाते हैं, तो मुझे चेहरा देखकर तो खुशी होती है, लेकिन साथ ही मेरा कलेजा भी धुक धुक करने लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए। तो मैं कहता हूं भैया पहले चेहरा ढक लो अपना। और यहां आ नहीं रहा था तो मैं केवल इसी भय के मारे, लेकिन मैं जानता हूं ये देवभूमि है, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड वासियों पर, इस पूरे देश पर हमारे देवताओं की कृपा है, हमारे देवताओं का आशीर्वाद है। चाहे जिस भी परिस्थिति में रहेंगे उन्हें किसी संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए नव वर्ष की भी मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस समय देश हमारा तेजी के साथ प्रगति कर रहा है मित्रों, यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया मानती है। सारी दुनिया में भारत के मित्रों की संख्या बढ़ी है, भारत के दोस्तों की संख्या बढ़ी है, यह भी कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। हम भारत अब इकलौता देश नहीं रह गया है, इसके दोस्तों की एक अच्छी खासी संख्या सारी दुनिया में बन गई है। इसका श्रेय भी यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देना चाहता हूं। उनकी कूटनीतिक कुशलता, डिप्लोमेटिक स्किल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यह उसका परिणाम है। आपने देखा होगा कि इंडो चाइना जब स्टैंड ऑफ हुआ था, तनाव जब दोनों तरफ से हुआ था, कोरोना का गंभीर संकट था। माने रूस में भी कोरोना से लोग प्रभावित थे। रूस में जब मैं गया मॉस्को में, तो हर व्यक्ति के चेहरे पर मास्क, पूरी सावधानी लोग बरत रहे थे। लेकिन इसी कोरोना के दौरान मुझे 3 बार रूस जाने की जरूरत पड़ी थी और 3 बार मैं रूस गया था। बहनों भाइयों, देश के लिए कुछ भी किया जा सकता है और हमको कामयाबी मिली जिस दृष्टि से मैं गया था। यह सब संभव हो पाया है तो आप जैसे लोगों के शुभकामनाओं के परिणाम स्वरूप, आप सबको लोगों के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप। और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, अपनी एकता, अपनी एकजुटता बनाकर रखिए। इसमें किसी भी सूरत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रचनात्मक काम भी इस पर्वतीय महापरिषद के द्वारा लगातार होते रहें, यह हमारी अपेक्षा है और लोग करते हैं। अब जैसे मुझे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि पर्वतीय महापरिषद भवन के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु सांसद निधि से 20 लाख की धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में हमारा संकट यह है कि 2 साल के लिए हम लोगों की सांसद की जो 5 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मिलता था वो बंद है। कोरोना ने ही बंद करा दिया, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट सारे विश्व के सामने है। लेकिन आर्थिक संकट के बावजूद हम देश का विकास रुकने नहीं दे रहे हैं। और आप आश्वस्त रहिए, मैं कहकर जा रहा हूं कि 1 साल तो गुजर गया है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 साल और लगेगा जब हम लोगों की यह धनराशि मिलेगी। जो भी धनराशि चाहिए आपके काम के लिए, हमें 20 लाख रुपए की धनराशि हम आपको मुहैया कराएंगे। यदि मान लीजिए इधर उधर से कोई व्यवस्था हो गई तो कोशिश करूंगा कि पहले ही हो जाए, लेकिन मेरा वादा यही माना जाना चाहिए कि जब मुझे जो सांसद निधि की धनराशि होती है वह मिल जाएगी तो मैं निश्चित रूप से मुहैया कराऊंगा। और समय समय पर जब कभी भी कोई जरूरत पड़ी है, मैं सदैव आपके साथ रहा हूं और भविष्य के लिए भी आपको साथ मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, भविष्य में भी सदैव आपके साथ खड़ा रहूंगा हर संकट की घड़ी में, ये यकीन दिलाते हुए। और आप सबको अपनी हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जहां 9 वर्ष की मैंने शुभकामनाएं दी हैं, वहीं पर मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू, पोंगल, इस नाम से जो पर्व मनाया जाता है, जो भी हाल में ही 2 दिन पहले गुजरा है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।
बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी ने हमें आध्यात्मिक सूत्र भी दिए, हमारा मार्गदर्शन भी किया और हमारी एक जो समस्या महापरिषद भवन को लेकर के थी उसके बारे में भी हमें आश्वस्त किया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।